हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 9 ऑफ क्विक रिवीजन सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीपेट 2021। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम 8 पार्ट ला चुके हैं इसके। उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ से बेनिफिट मिल रहा होगा और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमने टेलीग्राम पर ग्रुप भी बना दिया है। आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ फाइल इन नोट्स की वहाँ पे मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज के इस वीडियो में जो मैंने डिस्कशन करने में जा रहा हूँ वो बेसिकली सारा पार्ट जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यानी कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंडर आते हैं उनका डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये बेसिकली कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और उनको समझाऊँगा ताकि आप उनको एग्ज़ाम में अगर देखें तो उनको एकदम से आंसर कर सकें। यानी कि उनसे फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इन टर्म्स को ही मैं यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से सुने और इन चीज़ों को अच्छे से समझें। तो फ्रेंड्स, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है जैसे कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, कि यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री में फ्रेंड्स बेसिकली हम स्टडी क्या करते हैं, यानी कि 3D में जो अरेंजमेंट है एटम्स का किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसकी स्टडी को हम स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगी जो रिपीट होती रहती हैं फ्रेंड्स हर बार, और आपको सुनने में भी बार बार वो टर्म्स आती रहती हैं, लेकिन हम उनमें कई बार कन्फ्यूज रहते हैं और उनको एक्चुअल में समझ नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में उन्हीं सब टर्म्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको उनमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो टर्म मैंने यहाँ पे रखी है वो है इनेंशियोमर। इनेंशियोमर को फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हम ऑप्टिकल आइसोमर भी कहते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर होते क्या हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर हम किसी कंपाउंड को बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो उसका मतलब है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड, यानी कि सबसे पहले अगर उस कंपाउंड्स के अंदर कायरल कार्बन एटम्स हैं, लाइक कि ऐसा कार्बन जिससे जो डिफरेंट ग्रुप हैं वो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, यानी कि ऐसा कार्बन जिससे जो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। अगर फ्रेंड्स किसी कंपाउंड्स के अंदर ऐसे कायरल कार्बन एटम हैं तो वो क्या करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। अब इस ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है फ्रेंड, जब इस कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट गुजारी जाएगी तो ये उस लाइट को या तो राइट रोटेट कर देगा या लेफ़्ट रोटेट कर देगा। यानी कि अब फ्रेंड इसके बात करते हैं कि अगर ये उस लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर देता है तो हम इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि अगर वो लेफ़्ट की तरफ इसको रोटेट कर देता है तो हम इसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, यानी कि एल फॉर लीवो रोटेटरी एंड एल फॉर लेफ़्ट। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों को अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि अब ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे रहेंगे, यानी कि फ्रेंड्स अभी मैं आप यहाँ पे जब मैं डिस्कस करूँगा इन आइसोमर तो आप ये समझ जाएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर इनको क्यों बोला जा रहा है। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो आप समझ गए फ्रेंड्स कि किनको ऑप्टिकली एक्टिव और किसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन यही है कि उसमें कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इनेंशियोमर क्या है बेसिकली। इनेंशियोमर का जो मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि ये मिरर इमेज हैं। आप अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे हैं जो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन का एग्जांपल है, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आप अगर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मिरर इमेज है लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। यानी कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर या ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो ए है और बी है इसका अगर हम कंपेरिजन करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रोमीन ये एक मिरर इमेज बन चुकी है। ए और बी जो हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। लेकिन अगर मैं बी को उठाकर ए पर एज इट इज़ रख दूँ, यहाँ पे इसको रख दूँ, तो आप देखेंगे कि जो ये वाला ब्रोमीन है वो एच की तरफ चला जाएगा और ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे होगा क्या, यानी कि ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं हो पाई एक दूसरे के ऊपर। अगर ये सुपर इम्पोजिबल होती तो होना क्या चाहिए था कि ये वाला जो ब्रोमीन है वो यहाँ आना चाहिए था और ये वाला एच यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो नेक्स्ट इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि फ्रेंड्स ये क्या है। आपको एक वर्ड याद रखना है अच्छे से कि दीज आर द कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर दो ऐसे कंपाउंड हैं जो कि मिरर इमेज है एक दूसरे की लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं तो उनको हम
इनेंशियोमर बोल देंगे। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो एक बात याद रखने वाली है वो ये है कि जितने भी इनेंशियोमर होते हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सेम होती हैं फ्रेंड्स, एक्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे कि हम स्पेसिफिक रोटेशन को छोड़ के। जबकि उनकी अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफरेंस रहेंगी, यानी कि डिफरेंट रहेंगी। अब अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे सी और डी को आप देखेंगे तो ये भी इनेंशियोमर हैं एक दूसरे के। अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये दोनों मिरर इमेज हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये भी एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप ये एक टर्म एक लाइन में अच्छे से समझ पाए होंगे कि इनेंशियोमर किन चीज़ों को बोला जाता है, कौन से कंपाउंड्स को इनेंशियोमर बोला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स आगे डाई स्टीरियोमर्स, यानी कि डाई स्टीरियोमर्स को समझने के लिए फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि जैसा हमने पढ़ा इनेंशियोमर्स में कि मिरर इमेज थे, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये मिरर इमेज नहीं है फ्रेंड्स। इतना याद रख लेना है कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अब यहाँ पे आप फ्रेंड देख पा रहे होंगे ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं ए और बी। सी और डी मिरर इमेज है जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वही एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप ए और सी को देखेंगे और बी और डी को देखेंगे तो इनको आप देखेंगे कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। यानी कि अगर ए और सी का हम कंपेयर करें, जो बी है वो तो सही आ रहा है लेकिन क्लोरीन यहाँ पे आना चाहिए था जबकि वहाँ पे हाइड्रोजन आया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है फ्रेंड्स। आपको याद क्या रखना है कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो कि मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के। अब यहाँ पे हमें उल्टा याद रखना है प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, यानी कि स्टीरियो आइसोमर में हमने याद रखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो डिफरेंट थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो वो सिमिलर थी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अपोजिट है, अगर आप देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो सिमिलर हैं जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि डाई स्टीरियोमर्स जो हैं वो पॉसिबल कब हैं। वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल हैं फ्रेंड्स कि अगर मॉलिक्यूल जो है उसके पास 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन या कायरल कार्बन सेंटर हों, तो उस कंडीशन में डाई स्टीरियोमर्स पॉसिबल हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इनका डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। वहाँ पे मिरर इमेज थी लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल थी, यहाँ पे मिरर इमेज ही नहीं है फ्रेंड्स। वहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो सिमिलर हैं, यानी कि अपोजिट देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। अब चलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक अलग दूसरा टॉपिक है जो कि है मीज़ो कंपाउंड। अब आपको बता देता हूँ कि मीज़ो कंपाउंड फ्रेंड्स क्या होते हैं। मीज़ो कंपाउंड बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन सेंटर तो होने ही चाहिए फ्रेंड्स। और अगर देखें, और अब आप फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन एटम होने ज़रूरी हैं, ये कायरल कार्बन सेंटर होना नेसेसरी है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि मीज़ो कंपाउंड के पास कायरल कार्बन सेंटर भी हैं लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है इनके पास कायरल कार्बन एटम होने के बावजूद भी। इनकी एक और चीज़ आपको याद रख लेनी है कि ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, यानी कि जो इनेंशियोमर हमने पढ़े वहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज थी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। और ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो हो रही है किसकी वजह से हो रही है, इनके अंदर क्या मिलती है फ्रेंड देखने को, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूँ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो जाते हैं और मिरर इमेज कैसे देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, वही एग्जांपल है जो हम पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अगर हम इसको सेंटर से कट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि 2 पार्ट में बट चुका है। अब जैसा कि मैंने बताया कि एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन सेंटर होने ही चाहिए फ्रेंड्स इसके बाद, तो तभी वो मीज़ो कंपाउंड कहलाएगा। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि एक कार्बन एटम ये है और दूसरा कायरल कार्बन एटम ये है। तो फ्रेंड्स इस कंपाउंड्स के अंदर होता क्या है, यानी कि जो सेकंड कायरल कार्बन एटम है, आप सपोज कीजिए कि ये आपको क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेशन दे रहा है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि इसकी अगर हम बात करें तो ये लीवो रोटेटरी शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हुआ क्या, अब ये बात देखिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आपको देखने को क्या मिला, यानी कि जो एक कायरल कार्बन एटम था वो शो कर रहा था लेफ्ट की तरफ, इसको रोटेट कर रहा था, जबकि दूसरा कायरल कार्बन एटम राइट की तरफ रोटेट कर रहा था। यानी कि अगर आप देखेंगे कि जो नेट रोटेशन है वो 0 है, यानी कि फ्रेंड्स एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, यानी कि लेफ्ट और राइट रोटेट कर रहे हैं दोनों, तो बात वहीं के वहीं है, यानी कि नेट रोटेशन जो होगी वो 0 होगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे कि रोटेशन क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर रोटेशन एक कायरल कार्बन एटम लेफ्ट की तरफ कर भी रहा है तो दूसरा कायरल कार्बन एटम उसको राइट की तरफ कर रहा है,
यानी कि नेट जो रोटेशन है वो 0 देखने को मिल रही है। तो इसीलिए ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो फ्रेंड्स एक से दो से ज़्यादा भी इनके पास कायरल कार्बन एटम हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे याद रखना है कि एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। अब दूसरा फ्रेंड्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे मैंने बताया कि ये 2 पार्ट में, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। अगर हम इसको फ्लिप करके 180 डिग्री पे देखें तो आप पाएंगे कि ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप देख पाएंगे कि ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे को। तो फ्रेंड्स ये था मीज़ो कंपाउंड्स के बारे में। जितने भी मीज़ो कंपाउंड है आपको ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ हैं जो याद रख लेनी है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट चलता हूँ फ्रेंड्स, कुछ इरिथ्रो और थ्रियो आपको देखने को मिलेंगी। इनका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इरिथ्रो जहाँ पे वर्ड आ जाए फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 सिमिलर ग्रुप हैं जो वो सेम साइड में हैं, और थ्रियो का मतलब है जो सिमिलर ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड में है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने थ्रियो का एग्जांपल, इरिथ्रो का एग्जांपल रखा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो दोनों के दोनों सेम साइड है। अब फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अगर कोई भी जो ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर वो लेफ़्ट की तरफ है तो उसको हम एल फॉर्म बोलते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एल इरिथ्रो लिखा हुआ है। लेफ़्ट और एल फ्रेंड्स आपको ऐसे याद रख लेना है, लेफ़्ट में है तो एल है, जबकि जो अगर वो राइट में है तो इसका मतलब है कि वो डी फॉर्म है। अब आपको समझ में आ गया है इरिथ्रो मतलब क्या होता है, कि सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड। इन दोनों में ही आपको देखेंगे कि जो ग्रुप हैं वो सेम साइड मिल रहे हैं, बट जो उनकी पोजीशन है वो डिफरेंट है। एक में राइट की तरफ है, एक में लेफ्ट की तरफ है। जबकि अगर मैं बात करूँ थ्रियो की, तो थ्रियो में क्या होता है कि फ्रेंड्स एक OH इधर रहता है जबकि दूसरा OH इधर आ जाता, यानी कि दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं एक दूसरे के अपोजिट आपको देखने को मिल जाते। तो वो था फ्रेंड्स थ्रियो। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रखा है इपीमर। इपीमर भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसके एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। हम उनको समझाएंगे भी, यहाँ पे हमने उनके स्ट्रक्चर डाले हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इपीमर क्या होते हैं। फ्रेंड्स अब हम जैसे पढ़ चुके हैं पीछे कि डाई स्टीरियोमर्स हैं जो वो क्या होते हैं। तो ऐसे 2 डाई स्टीरियोमर्स जो कि डिफरेंट हैं, जिनकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट है ओनली 1 स्टीरियो सेंटर से। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि इनमें जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री में, वो ओनली 1 स्टीरियो सेंटर से आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो इन्हें हम बोलेंगे इपीमर। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के साथ मैं इनको आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं जो वो इपीमर हैं एट C4। अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो ये इपीमर है, इपीमर हम किनको बोल रहे हैं, यानी कि इपीमर को दर्शाने के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि ये 2 जो डाई स्टीरियोमर्स हैं इपीमर हैं, तो उनकी हम पोजीशन के साथ उसको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं जो वो इपीमर हैं एट C4 पर। अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा फ्रेंड्स कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, ग्लूकोज और मैनोज है जो वो इपीमर हैं एट C2 पे। अब C2 और C4 हैं क्या और ये इपीमर हैं कैसे, वो समझ लेते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज फ्रेंड। अभी मैंने पढ़ाया फ्रेंड्स कि C4 पर इपीमर है, तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 फ्रेंड। आप देखेंगे कि 4 पोजीशन पे जो आपको ग्लूकोज में देखने को मिल रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है। जबकि आप बात करेंगे अगर गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोज में आपको जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है। यानी कि फ्रेंड जो 4th नंबर की पोजीशन है उसको आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि एक सिंगल पोजीशन एट ए सिंगल स्टीरियो सेंटर पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बाकी जो ग्रुप हैं जितने भी, वो सारे के सारे सिमिलर पोजीशन पे हैं फ्रेंड्स। जबकि जो चेंज आपको देखने को मिला वो सिर्फ ओनली जो पोजीशन 4 है उस पर देखने को मिला। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम बोल रहे हैं कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं जो वो इपीमर हैं एट C4। नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स हम एग्जांपल देखें, हम देखते हैं ग्लूकोज और मैनोज का एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ग्लूकोज और मैनोज का जो मैंने बोला C2, यहाँ पे देखें 1 और 2। अब देखेंगे कि ये नीचे के जितने भी हैं और ऊपर का 1 है, ये सिमिलर हैं ग्लूकोज और मैनोज के अंदर। जबकि जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, आप देखें कि ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है। जबकि अगर आप देखें मैनोज में, तो मैनोज में आपको दिखेगा कि वही लेफ्ट साइड है। तो फ्रेंड्स यानी कि C2 जो कार्बन है उसी पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या है, इपीमर। अब हम इनको डाइस्टीरियोमर क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स, कि ये मिरर इमेज नहीं है। अब मिरर इमेज होती है तो आप देखते कि ये वाला H है जो यहाँ पे दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। आपको याद रखना है कि इपीमर जहाँ पे आ जाएगा आपको ऐसे 2 कंपाउंड देखने को मिलेंगे जो कि ना तो मिरर इमेज हैं एक दूसरे के,
और ना ही अब मिरर इमेज नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव का जो कंसेप्ट है वो हम आपको समझा चुके हैं। ऑन द अदर हैंड एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ईपीमर की अगर बात आ रही है तो वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने रखा है वो है एनोमर। एनोमर फ्रेंड्स क्या है, एनोमर भी आपको समझा देता हूँ कि डाई स्टीरियोमर्स ही हैं, ऐसे डाई स्टीरियोमर्स जिनकी जो डिफ़र है कौन सी, कन्फिग्रेशन 1 पर। यानी कि अब यहाँ पे कन्फिग्रेशन है जो वो फिक्स हो गई है फ्रेंड्स। पीछे हमने पढ़ा जो हमारे, आपको बताऊँ, अब पीछे चलते हैं आपको दिखाता हूँ जो कि ईपीमर हैं। हमने पढ़ा पीछे कि वो डिफरेंट उनमें देखने को मिल रहा है, जो डिफरेंस वो वन स्टीरियो सेंटर पे मिल रहा है। अब फ्रेंड्स वो स्टीरियो सेंटर कोई सा भी हो सकता है, उसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जब ये एनोमर की बात करें तो हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया है, यानी कि C1 पे ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि कार्बन 1 पे डिफरेंस देखने को मिलेगा और इसी कार्बन 1 को हम एनोमरिक कार्बन भी बोलते हैं। तो ऐसे जहाँ पर भी ऐसा डिफरेंस आपको देखने को मिले उसे हम एनोमर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स ये दो तरह के होते हैं, या तो अल्फ़ा एनोमर आपको देखने को मिलेगा या बीटा एनोमर देखने को मिलेगा। पढ़ लेते हैं अल्फ़ा एनोमर और बीटा एनोमर क्या है, फिर उसके बाद आपको समझा देता हूँ। अल्फ़ा एनोमर क्या है फ्रेंड्स कि अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो एनोमरिक कार्बन के तो उसको अल्फ़ा बोलेंगे, जबकि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसको हम बीटा एनोमर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स इसको एग्जांपल से यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अब देखिए कि ये जो आपको कार्बन 1 दिख रहा है ये है एनोमरिक कार्बन, और एनोमरिक कार्बन पे आप देखेंगे कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एनोमरिक कार्बन के डाउनवर्ड है। तो अभी हमने जैसा कि पढ़ा, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड है किसके, एनोमरिक कार्बन के, तो उसको हम अल्फ़ा बोलेंगे। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपवर्ड है एनोमरिक कार्बन के, तो इसको हम बीटा एनोमर बोलेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखें ये वाले स्ट्रक्चर में तो आप पाएंगे कि ये चीज़ें जो इधर हमें जो OH देखने को मिलेगा, यानी कि हम डाउनवर्ड किसे बोलेंगे कि हमें राइट में देखने को मिले। जबकि अगर यहाँ पे हम इसको लेफ्ट में कर देते हैं तो फ्रेंड्स ये अपवर्ड देखने को मिल रहा है। तो यानी कि अल्फ़ा और बीटा एनोमर आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि अल्फ़ा एनोमर में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो वो डाउनवर्ड है टू एनोमरिक कार्बन, जबकि हम बीटा एनोमर की अगर बात करें तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपवर्ड है किसके, एनोमरिक कार्बन के। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ टर्मिनोलॉजी स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड। हम फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियोस में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे, कुछ रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम टाइम के साथ बाउंड हैं क्योंकि अभी जीपेट को बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा है, तो इसलिए हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि नाइपर अगर आप जितने भी स्टूडेंट इन फ्यूचर नाइपर देंगे तो फ्रेंड्स केमिस्ट्री नाइपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन फ्यूचर हम नाइपर के लिए टेस्ट सीरीज, ये रिवीजन सीरीज है जो ऐसी ही रिवीजन सीरीज आपके लिए लेके आएंगे फ्रेंड्स। उसमें हम केमिस्ट्री के पूरे बेसिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि नाइपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि इन फ्यूचर भी आप इन सीरीज़ से बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियोस में भी हो सकता है एक दो वीडियो फ्रेंड्स हम कुछ और दूसरे टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन डेफिनेटली मैं आगे भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉपिक। फ्रेंड्स आप जैसा कि मैं बोल चुका हूँ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी और ये हमारे दूसरे जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं यहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी इससे बेनिफिट उठा पाएँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।